फेक नैरेटिव, फेक सेंटिमेंट्स और फेक वोकनेस ही फेक न्यूज को जन्म देते हैं। फेक न्यूज इंडस्ट्री अब उतनी पुरानी हो चुकी है कि उनके पेडलर्स के लिए ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कोई मायने ही नहीं रखती है। रखे भी क्यों, जब तक फेक न्यूज अपना उद्देश्य पूरा कर रही है, उन्हें फैक्ट चेक करने की जरूरत ही क्या है। फेक न्यूज अपने आप को हर घटना के साथ बदलकर सामने आती है, पर इसका असर मानवीय संवेदनाओं से लेकर सरकारी योजनाओं को नुकसान पहुंचाता ही है। अब फेक न्यूज फैलाने वालों में वकील और राजनेताओं के नाम शामिल होते हैं, तो ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि फेक न्यूज उनका पार्ट टाइम जॉब पेशा है या फुल टाइम। खैर, इसका निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस सप्ताह से जुड़ी फेक न्यूज के पर्दाफाश की। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम पैम्फलेट पर्दाफाश में। शुरू करते हैं फेक न्यूज नंबर 5 से। दंगे करवाने के लिए फेक न्यूज फैलाई जाती है या फेक न्यूज की वजह से दंगे फैलते हैं, ये अब लगभग शोध का विषय हो चुका है। आदतन फेक न्यूज पेडलर मीर फैजल का हमें लगातार दूसरे हफ्ते पर्दाफाश करना पड़ रहा है, क्योंकि वे मेवात दंगों को लेकर फेक न्यूज फैलाने से बाज ही नहीं आ रहे हैं। इस बार मीर फैजल ने ट्वीट कर एक वीडियो शेयर कर बताया कि एक भाजपा कार्यकर्ता ने खुलासा किया कि कैसे दो हिंदू चरमपंथियों अशोक बाबा और बिट्टू बजरंगी ने हरियाणा हिंसा की योजना बनाई थी। जाहिर है, हिंसा की शुरुआत से कट्टरपंथियों द्वारा मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी को निशाना बनाया जा रहा था और इससे जुड़ी कई फेक न्यूज भी सामने आई थी। अब इसमें कथित पत्रकार मीर फैजल द्वारा अंधेरे में एक और तीर चलाना आश्चर्यजनक तो नहीं है। मीर फैजल द्वारा फैलाई फेक न्यूज को आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भूपेंद्र चौधरी द्वारा भी फैलाया गया। दरअसल वीडियो फैलाकर मीर फैजल जिस पप्पू कुरैशी को बीजेपी कार्यकर्ता बता रहे हैं, दरअसल वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। पप्पू कुरैशी कांग्रेस पार्टी के समर्थक के और फरीदाबाद में पार्टी के भीतर एक स्थानीय नेता की पहचान रखता है। इसके साथ ही पप्पू पर बजरंग दल और धार्मिक हेट स्पीच फैलाने का आरोप लगता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं फेक न्यूज नंबर 4 की ओर। तमिलनाडु में वर्तमान में भगवा क्रांति लाए हुए के अन्नामलाई को रोकने के लिए विपक्ष ने अपना घिसा पिटा हथियार निकाला है, फेक न्यूज का। हाल ही में सोशल मीडिया पर 10 सेकंड का एक विवादित वीडियो क्लिप वायरल हो गया। इस वायरल वीडियो में कथित तौर पर तमिलनाडु के बीजेपी प्रमुख के अन्नामलाई को एक सार्वजनिक संबोधन के दौरान एक चौंकाने वाला बयान देते हुए सुना जा सकता है। वीडियो के मुताबिक अन्नामलाई ने कहा, अगर आपके पास बंदूक है और बंदूक में गोलियां हैं और मोदी गोली चलाने का आदेश देते हैं, तो बस गोली मारो और हमारे पास आओ, बीजेपी आपका ख्याल रखेगी। गन वॉयलेंस को मुद्दा बनाकर इसे तेजी से सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया। एक प्रो द्रविड़ विचारधारा वाले ट्वीट के जरिए कहा कि के अन्नामलाई गन वॉयलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ ही कई कांग्रेसी सपोर्टर ने इसे प्रसारित करने का काम किया। अब करें क्या, तमिलनाडु ही नहीं पूरे युवा वर्ग में कि अन्नामलाई एक एनर्जेटिक लीडरशिप के रूप में सामने आए हैं। यही कारण है कि कुछ लोगों के लिए उनकी लोकप्रियता को कम करने एक दो फेक न्यूज फैलाना जरूरी हो जाता है। दरअसल ये वीडियो पुराना है और आर्मी के सम्मान में अन्नामलाई द्वारा ये बयान दिया गया, जिसे तोड़ मरोड़ कर प्रसारित किया जा रहा है। अन्नामलाई ने यह भाषण चेन्नई में आयोजित एक विरोध रैली में दिया था। इस रैली का आयोजन बीजेपी के पूर्व सैनिक विंग ने किया था। उनका बयान एक अधिक व्यापक भाषण का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एकजुटता और देश की सेवा करने वालों के लिए अटूट समर्थन व्यक्त किया था। आर्मी के सम्मान में भी फेक न्यूज ढूंढ निकालना आर्ट है या क्राइम, इस पर जिम्मेदारों को विचार करना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं फेक न्यूज नंबर 3 की ओर। मोदी सरकार जब बिल या योजना लाने की तैयारी करती है, तो फेक न्यूज पेडलर भी अपना फेक नैरेटिव लेकर तैयार हो जाते हैं। सरकार एक विधेयक लाने की तैयारी कर रही है, जो ये स्थापित करेगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे की जाएगी। बिल के अनुसार अधिकारियों का चयन भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। फेक न्यूज पेडलर का काम राजनेता करने लगे तो ये दुखद है। मोदी सरकार के इस बिल पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने बड़े बड़े शब्दों के साथ ट्वीट कर बताया कि कैसे ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आर्बिट्री और अनफेयर है।
इसके बाद साकेत गोखले, अरविंद गुनेशकर, शीला भट्ट, मिर्जा आसिफ बेग या कहें कि पूरी लॉबी बिल को असंवैधानिक बताने में जुट गई। लेफ्ट लॉबी का कहना है कि अधिकारियों के सिलेक्शन में सीजेआई को हटा दिया गया है। इसमें गलती ये है कि ये केसी वेणुगोपाल और उनके समर्थक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भूल गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मार्च में फैसला सुनाया कि जब तक संसद चयन प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करने के लिए कानून पारित नहीं कर देता, तब तक प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश मुख्य चुनाव का चयन करने वाले पैनल में काम करेंगे। इसमें आगे कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार ऐसा कोई संसदीय कानून मौजूद नहीं है जो आदेश पारित करते समय चुनाव आयुक्तों को चुनने की प्रक्रिया निर्धारित करता हो। इसलिए ये स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि चयन समिति में सीजेआई को शामिल करने वाला आदेश केवल तब तक वैध था जब तक संसद इस संबंध में कानून नहीं लाती। जाहिर है कि अंतिम निर्देश को पढ़ने के लिए फेक न्यूज पेडलर के पास ना तो समय था ना ही हिम्मत। खैर, आगे बढ़ते हैं फेक न्यूज नंबर 2 की ओर। चुनावों में पीएफआई के राजनीतिक संगठन एसडीपीआई से कांग्रेस ने समर्थन मांगा था। ये बात तो सबके सामने है। अब कांग्रेस का पलड़ा भारी करने या भाजपा का कमजोर करने के लिए फेक न्यूज फैलाई जा रही है कि कर्नाटक के पंचायत चुनावों में भाजपा के समर्थन से एसडीपीआई का एक उम्मीदवार जीता है। इस फेक न्यूज को बीजेपी द्वारा खंडन कर दिया गया है। अमित मालवीय ने कहा कि एसडीपीआई से समर्थन लेने का सवाल पैदा ही नहीं होता। फिर भी बता दें कि इस पूरी खबर की सच्चाई आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जिसमें यह भी साफ है कि चुनाव में भाग लेने वाले सदस्य पार्टी के चुनाव चिन्ह पर प्राप्त नहीं बल्कि उम्मीदवार को समर्थन देने वाले होते हैं। स्थानीय समाचार पोर्टल वार्ता भारती के अनुसार भाजपा समर्थित उम्मीदवार सत्यवती को इसके साथ ही उपप्रधान घोषित किया गया। बाद में आई जानकारी में पता चला कि सत्यवती के समर्थक 2 सदस्यों जिनके नाम फयाज और मोहम्मद हैं ने इस्माइल के लिए वोट किया था, जिसके कारण दोनों के बीच मुकाबला बराबरी पर छूटा। ऐसे में भाजपा के एसडीपीआई समर्थक का कोई प्रश्न नहीं उठता। इसी के साथ देखते हैं सप्ताह की फेक न्यूज नंबर 1। भ्रामक जानकारी फैलाना इतना आसान है कि पेशा कोई भी हो, आदमी पार्ट टाइम ही सही फेक न्यूज पेडलर बन ही जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रशांत भूषण की, जो इस बार उत्तराखंड की एक गायिका पर फेक न्यूज फैलाते हुए पकड़े गए हैं। भूषण ने अपने ट्वीट में उत्तराखंड की गायिका शिकायना मुखिया और उनके पिता विकास मुखिया को कुकी और मैतेई समुदाय का बता दिया। उनकी ये अल्प जानकारी मणिपुर की संवेदनशील स्थिति के बीच गंभीर साबित हो सकती है, क्योंकि कुकी और मैतेई 2 अलग अलग समुदाय हैं जिनका मणिपुर में आपसी संघर्ष चल रहा है। भूषण को इसी कारण सोशल मीडिया पर तथ्य जांचने की सलाह भी मिल रही है। दरअसल वीडियो में नजर आ रहे गायक पिता और पुत्री हैं। शिकायना नाबालिग है। इसी कारण फेक न्यूज की गंभीरता को समझते हुए विकास मुखिया ने कहा है कि वे भूषण के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने डीजीपी अशोक कुमार को पत्र सौंपकर बताया कि प्रशांत ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें वो और उनकी बेटी है। एक नाबालिग को लेकर फेक न्यूज फैलाने के लिए प्रशांत भूषण से माफी की भी उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्हें जगाने के लिए अलग ही शोर की आवश्यकता पड़ती है। If you know what I mean. फेक न्यूज गंभीर हो या छुटपुट, हर हालत में ये नैतिक और कानूनी रूप से गलत है। इसके बाद भाई फेक न्यूज का जाल फैला हुआ है, तो इसका कारण नैरेटिव के विफलता से उपजी निराशा है। हम इसी निराशा को बढ़ाते हुए हर सप्ताह फेक न्यूज का पर्दाफाश करते रहेंगे। बने रहिए द पैम्फलेट के साथ। धन्यवाद।